जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। किसान भाई बहनों, आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए नई नई जानकारियां लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में समेकित कृषि प्रणाली के विकास के लिए चलाई जा रही है NMSA योजना। गर्मी में मवेशियों को लू से बचाने के लिए करें बेहतर उपाय। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है ग्रबर। NMSA योजना राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। वर्तमान में यह राज्य के कुछ चुनिंदा जिलों में कार्यान्वित है। इस योजना में योग्य किसानों को समेकित कृषि अपनाने के लिए आवश्यक कृषि उपादानों के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्य में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक प्रमुख योजना है NMSA योजना। यह योजना कृषि निदेशालय की ओर से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत राज्य के चयनित जिलों में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसमें योग्य किसानों को कृषि फसलों के उपादान, ग्रीन हाउस के निर्माण, मधुमक्खी पालन और जल एवं मिट्टी संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है। जिस प्रकार गर्मी के मौसम में हम लू से बचने के लिए अपना ख्याल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने मवेशियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। कुछ छोटी मोटी उपायों को अपनाकर हम अपने मवेशियों को लू की चपेट में आने से बचा सकते हैं। ये उपाय क्या है, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ से। गर्मी के दिनों में लू से बचने के लिए जानवरों को धूप में खुली हवा में ना छोड़ें। सुबह में चरने के लिए अगर छोड़ते हैं तो 9 बजे तक 10 बजे तक इसे अपने चारागाह में आवास के अंदर इसे कर लें और फिर शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद ही इसको चरने के लिए आप छोड़ सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में बरसाती टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इस समय टमाटर की बेहतर पैदावार के लिए रोहित 2 नामक उन्नत प्रभेद की बुआई करना अच्छा होगा। वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर तथा पॉली हाउस में टमाटर की खेती करना अभी लाभप्रद होगा। बरसाती टमाटर के लिए किसान भाई एक विशेष ध्यान देंगे कि प्रजाति का चयन करना। प्रजाति में रोहित 2 प्रजाति बहुत अच्छी प्रजाति है, आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी की वैरायटियाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। पौधरोपण करने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। उसके लिए प्रो ट्रे आता है एक काले कलर का, तो उसमें आप कर सकते हैं, या छोटे छोटे प्लास्टिक के गिलास आते हैं उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आने वाले खरीफ में फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए अभी अपने खाली पड़े खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। गर्मियों में खेत की जुताई करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे फसल अच्छी होती है। ग्रीष्मकालीन जुताई के और भी फायदे हैं, जिन्हें जानने के लिए चलते हैं कृषि विशेषज्ञ के पास। किसान भाई, आप ध्यान दें कि जैसी अभी मौसम चल रही है उस मौसम के अनुसार और जो बारिश हुई है उसके अनुसार अविलंब किसान भाई को अपने अपने खेतों की जुताई कर देनी चाहिए, ताकि इस नमी का जिससे उसमें संरक्षण हो सके और आने वाले समय में आप जो है खरीफ में ठीक अच्छी प्रकार से आप अपने खरीफ फसलों की बुआई कर सकें। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान ग्रबर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पंक्तिबद्ध फसल लगी हो तो यह उपकरण एक दिन में लगभग आधा एकड़ खेत में निकाई गुड़ाई करने में सक्षम है। किसी भी फसल में जिसमें कि निकाई गुड़ाई करनी रहती है उसमें ये मजदूरों का भारी समस्या से जूझते हैं। इसके लिए एकमात्र उपाय है इनका विकल्प के रूप में, वो है ग्रबर। ग्रबर के द्वारा किसान भाई अपने खेतों में खुद जो है सो एक दिन में करीब करीब 1/4 से लेकर आधा एकड़ तक खेत की निकाई गुड़ाई ग्रबर के द्वारा लाइन में यदि खेती किए हुए हैं तो किसी भी फसल की कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। आज जो ये किसान हमसे मुखातिब है, इन्होंने अभी सब्जियों की फसल लगा रखी है। ये हमेशा कृषि विशेषज्ञों के संपर्क में रहते हैं और उनके द्वारा बताए गए विधियों से खेती बाड़ी करते हैं।
और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बेहतर उपज लेते हैं। पहले हमरे घर बाप पुरखा में गरु हर से जोतत रहे और काड़ा हर से जोतत रहे और जोत के धान उपजात रहे, गोंदली उपजात रहे, गोड़ा मड़ुआ उपजात रहे और उकर बाद ने हमरे के बाप माए पालन करत रहे। पालन करके धीरे धीरे हमिन के बढ़ाए लागल, तब हमिन कुछ होशियार भेली तो हमर बाप एगो ट्रैक्टर कीन देलक। ट्रैक्टर कीन देलक तो ओकरे से हम जोताई करे शुरू कर ली। ओकरे से धीरे धीरे आज बढ़ते बढ़ते हमरे और धीरे धीरे छुआ पुता के हमरे अपन पढ़ाई लिखाई के आप तनिकन विज्ञान भेलें और आप अपन अपन काम करे कर शुरू मन करत हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 39, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 38, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 39, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 40, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग अधिकतम 40, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पे नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2500, अधिकतम 3100 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3000, अधिकतम 4500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10200, अधिकतम 11400 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8000, अधिकतम 8600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4800, अधिकतम 5100 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9150, अधिकतम 10100 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1000 रुपए। प्याज न्यूनतम 1600, अधिकतम 2000 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो चलिए हम जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, गर्मियों के मौसम में जिस तरह इंसानों को ज़रूरत होती है देखभाल की, उसी तरह दुधारू पशुओं को भी ज़रूरत होती है। चलिए इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु सिंह से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान अपनी आमदनी बढ़ाने हेतु खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुओं का भी पालन करते हैं, जिससे उन्हें दूध व मांस की प्राप्ति होती है। कृषि वैज्ञानिकों एवं पशु चिकित्सकों की सलाह पर किए गए खेती और पशुपालन से किसानों को लाभ भी मिलता है। वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है, जिसमें पशुओं के पालन में कुछ खास बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। प्राथमिकता में उनके आवास प्रबंधन एवं खान पान से संबंधित जानकारी होना अति आवश्यक है। तापमान के बढ़ने से पशुओं में पानी की कमी होने लगती है, अतः पशुओं को हरा चारा एवं पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।
आमतौर पर गर्मी की वजह से बहुत सारे रोगों का प्रकोप पशुओं में होता है, जैसे दूध में कमी, प्रजनन क्षमता से संबंधित समस्या, भोजन में कमी इत्यादि। ये सारे लक्षण पशुओं को लू लग जाने के कारण होता है। गर्मी के समय में सभी लोगों की कार्य क्षमता कम हो जाती है, चाहे इंसान हो या पशु हो। पशु को हम खास करके अगर दुधारू पशुओं की बात करें तो दुधारू पशुओं में भी गर्मी के समय में दूध का उत्पादन कम हो जाता है, उनकी कार्य क्षमता, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उनके भोजन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पशु बीमार भी पड़ जाते हैं। गर्मी के समय में लू का प्रकोप ज़्यादा होता है, पशुओं में लू लग जाती है, जिसकी वजह से उनका दूध कम होकर के पूर्णतः रुक भी जाता है, जिससे कि जो भी इस व्यवसाय से लगे हुए हैं उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए गर्मी के समय में थोड़ी सावधानी रखकर हम लोग इससे बच सकते हैं। अपने पशुधन को तापमान के बढ़ने से हुई समस्या से निजात पाने के लिए उनके आवास को साफ सुथरा करना चाहिए। खुली जगहों जैसे खिड़कियों में कपड़े या बोरे से ढककर उसे पानी से भिगो देना चाहिए। छत अगर अल्बेस्टस का हो तो उन पर सूखी टहनियां या पत्तों से ढक देना चाहिए, जिससे आवास का तापमान नियंत्रण हो सके। पशुओं के तापमान नियंत्रण के लिए उनको 3 से 4 बार स्नान कराना तथा पीने के लिए उन्हें ठंडा पानी देना फायदेमंद रहता है। सावधानी में है, अगर हम लोग आवास व्यवस्था की बात करें तो आवास व्यवस्था में दुधारू पशुओं में चूँकि गर्मी के समय में जब गर्मी लगती है तो दुधारू पशुओं को दिन में 3 से 4 बार स्नान करने की व्यवस्था करानी चाहिए। उनके लिए ठंडे पानी का स्रोत हमेशा रखना चाहिए और जब भी पिलाएं तो ठंडा पानी पिलाएं। उनके आवास को ठंडा रखने के लिए उनके आवास में जितनी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनमें हम चट लगा दें या बोरा लगाकर उसको पानी से हमेशा भिंगाते रहें, जिससे कि उनका आवास हमेशा ठंडा रहे और उनको राहत मिले। दूसरी चीज़ है, अगर छत पक्का है तो वो 8-10 फीट का होना चाहिए। अगर पक्का नहीं है, एस्बेस्टस का छत है जिसमें हम लोग पशु रखते हैं, पशुशाला का छत एस्बेस्टस का है, तो उसके छत पे हम लोगों को कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो अंदर गर्म कम हो। इसके लिए हम छोटे छोटे टहनियों को, पेड़ के पत्तों को का हम एक लेयर बना दें, जो लेयर 5 से 6 फीट का हो, जिससे कि अंदर गर्मी कम महसूस हो। मतलब सीधे तौर पर धूप का प्रकोप कम हो। और अगर हम पशुशाला के आसपास में अगर पेड़ नहीं लगाए हैं तो पेड़ लगा देना चाहिए, घना पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि उनको छाया मिले और जिसमें वो गर्मी में थोड़ी राहत की सांस ले सकें। पशुओं के लिए हरे चारे देना काफी लाभकारी होता है तथा इन हरे चारे में जिनमें वर्सीम एवं अजोला घास की महत्ता अधिक है, इसके उत्पादन व रखरखाव भी हमें वैज्ञानिक तकनीक से करनी चाहिए। साइलेज, जो कि एक प्रकार का पशुओं के आचार के नाम से प्रसिद्ध है, उसको भी बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए मक्का, ज्वार, बाजरा के डंठल का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। इसको संरक्षित करने का तरीका बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। खान पान की जहाँ तक बात है, गर्मी के समय में ऐसे भी जो हरा चारा है उसकी कम उपलब्धता होती है, तो हरा चारा के उपलब्धता के लिए सबसे बढ़िया है कि अगर हम लोग इसके बारे में पहले से थोड़ा सोच लें कि जो हरा चारा होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, तो इसका फल काट लेने के बाद जो इसका डंठल बचता है उसको अगर हम साइलेज के रूप में स्टोर कर लें, जिसको हम लोग पशु का अचार भी कहते हैं, तो इसको अगर हम लोग गर्मी शुरू होने के 3 महीने पहले जाड़ा में जब समुचित मात्रा में इसकी उपलब्धता होती है, उसको 2 से 3 सेंटीमीटर का काट करके और ज़मीन में 7 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 4 मीटर हाइट का हम अगर उसमें गड्ढा खोद करके उसमें पॉलीथीन डाल करके इसको काट के और उसमें दबा करके, जिससे कम से कम हवा की मात्रा उसमें रहे, एक लेयर डालें, फिर उसको दबाएं, फिर लेयर डालें, दबाएं, इस तरह से करके फिर पॉलीथीन से ऊपर से ढक के और गोबर से लीप करके इसको 3 महीने छोड़ देते हैं। 3 महीने के बाद जब इसको खोलते हैं, छोटा सा छेद खोलते हैं जहाँ से हम निकाल करके पशुओं को पहले का 2 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट जैसा हो उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इसमें जो ये जो चारा साइलेज होता है वो थोड़ा हवा के संपर्क में रहता है तो वो खराब हो जाता है। उसके बाद नीचे से निकाल कर हम 1.5 किलो से 2 किलो
अपने दुधारू पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि इनको उचित मात्रा में पानी की उपलब्धता होती है और इनका चारा की समस्या जो है, हरे चारे की समस्या, वो भी खत्म हो जाती है। हरा चारा अजोला में सभी प्रकार के विटामिन मिनरल पाए जाते हैं, जिससे पशुओं में बहुत सी बीमारियों का निराकरण हो जाता है, जैसे दूध की कमी, बांझपन, कमजोरी इत्यादि। इनके अलावा अगर किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए। समय समय पर पशुओं की सफाई, ताजा पानी एवं चारा के इस्तेमाल में आने वाले नाद को भी साफ करते रहना चाहिए। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर हम गर्मी में पशुओं का स्वास्थ्य ठीक कर उनसे लाभ कमा सकते हैं। अजोला एक हरा फर्न है जिसको हम 2 मीटर बाई 2 मीटर गड्ढा करते हैं और उसमें 30 सेंटीमीटर उसका गहराई होता है, चौड़ाई 3 मीटर बाई 3 मीटर होता है। उसमें हम 2 किलो गोबर का खाद, 30 ग्राम सुपर सिंगल फास्फेट और 10 लीटर पानी डाल करके उसमें हम छोड़ देते हैं और उसमें हम आधा किलो से 1 किलो सैवाल डाल करके उसको हरे चारे के रूप में 1.5 से 2 किलो देते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन ए, विटामिन बी और सभी मिनरल्स की समुचित मात्रा होती है, जिससे पशुओं में बांझपन की बीमारी में कमी आता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, प्रजनन की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है और इसके साथ साथ 20 से 30% उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग हरे चारे का उपयोग करें गर्मी के लिए, तो इससे हमारे पशुओं में बीमारी, लू का प्रकोप कम होता है, उत्पादकता जो कमी होने की संभावना रहती है गर्मी में, वो कमी नहीं होती है और पशु भी स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। अब चलते चलते हमारे किसान भाइयों को संक्षेप में बताएं कि और दुधारू पशुओं के लिए और क्या विधि व्यवस्था रखें। दुधारू पशुओं को जब भी भोजन दें तो उसके नाद में जो भी वो छोड़ देते हैं उसको बढ़िया से साफ करके जब भी दें तो नाद को साफ करके स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए और हमेशा ताज़ा पानी दें और भोजन जो भी देते हैं उसको हमेशा साफ सुथरे नाद में दें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, जिस तरह परिवार की सुरक्षा के लिए हम जीवन बीमा कराते हैं, ठीक उसी तरह फसल की सुरक्षा के लिए हम फसल बीमा कराते हैं। तो चलिए, सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए क्या क्या तरकीब लाई है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? ऐसा है कि जो भी जोखिम होता है खेती में किसानों को, जैसे ओला से, अतिवृष्टि से या फिर आग लग जाता है, पानी भर जाता है, तो खेती में किसानों को जो भी जोखिम उठाना पड़ता है और उससे नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए, उसके नुकसान को कम करने के लिए जो बीमा किया जाता है उसको हम लोग फसल बीमा बोलते हैं। और अभी तक जो फसल बीमा चल रही थी वो उसमें काफ़ी किसानों को नुकसान हो रहा था, फ़ायदा कम हो रहा था, क्योंकि
अभी तक जो बीमा योजना गवर्नमेंट चला रही थी उसमें बीमा की राशि जो थी जो किसान जमा करता था वो राशि ज़्यादा थी और बीमित राशि जो था उसमें कैपिंग किया गया था। कैपिंग का मतलब होता है कि अगर नुकसान होता है तो अधिकतम राशि कितना मिलेगा उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से बांध दिया गया था कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर ज़्यादा कहीं नुकसान होता है वैसे ज़िलों में कि जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है, वैसे फसल जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है, जिसमें ज़्यादा नुकसान होता है, उसके लिए जो राशि थी जो किसान को जमा करना पड़ता था वो भी ज़्यादा था। तो इस सब को देखते हुए अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें काफ़ी सुविधाएं हैं। इसमें सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि किसान को खरीफ में मात्र 2.5% जो बीमित राशि है जो उसका जमा करना पड़ता है और 1.5% उनको जमा करना पड़ता है रबी फसल में। खरीफ में 2.5 और रबी में 1.5% जमा करना पड़ता है, जबकि व्यावसायिक फसल अगर है या बागवानी फसल है तो उसमें 5% जमा करना पड़ता है। तो इससे तो एक तो जो किसानों को जो जमा करना पड़ता है राशि वो भी कम है और बीमित राशि जो है, बीमित राशि जो तय किया जाता है, प्रत्येक जिला में तकनीकी सलाहकार समिति होती है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, बैंक्स मिल के तय करते हैं कि किस फसल में कितनी बीमित राशि होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी ज़िले में धान में 30,000 रुपया अगर तय किया गया है तो किसान अधिकतम जो नुकसान अगर होता है तो बीमित राशि उसका 30,000 होगा और पूरा का पूरा फसल अगर नष्ट होता है तो वैसी स्थिति में किसान को 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से मुआवजा उसका मिलेगा। तो इसमें काफ़ी कैपिंग हटा दिया गया है। बीमित राशि अगर नुकसान ज़्यादा होता है तो सारा का सारा बीमित राशि उसको मिलेगा। और इसके अलावा और भी कई सुविधाएं हैं जो पूर्व में नहीं थी। इसमें एक सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि किसान अगर तैयार कर लिया है, खेत को तैयार कर लिया है, खाद खरीद लिया है, बीज खरीद लिया है, कहने का मतलब कि अगर किसान हमारे बुआई के लिए या रोपाई के लिए फसल को बुआई के लिए अगर सारी तैयारी कर लिए हैं लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर कोई ऐसा ओलावृष्टि हो जाता है, मौसम ख़राब हो जाता है और उसके कारण बुआई नहीं कर पाते हैं तो बीमित राशि जो है उसका 25% तक दावा कर सकते हैं और उनका वो सारा का सारा 25% तक राशि जो है वो उनके खाते में आ जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है जो पहले के बीमा योजनाओं में नहीं था। दूसरा है कि तीसरी बात जो है कि अगर किसान भाई फसल काट लिए हैं, काट कर अपने खलिहान में या कहीं रखे हैं तो काटने के 14 दिन तक अगर ओलावृष्टि हो जाती है या बहुत बारिश हो जाती है, भर जाता है हमारा खलिहान, उसके कारण नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के कटने के पश्चात भी 14 दिन तक अगर किसी तरह का नुकसान होता है फसल को तो उसका भी मुआवजा किसान को मिलेगा। तो ये नई चीज़ें काफ़ी इसमें जोड़ी गई है। इसके अलावा पूर्व में क्या होता था कि एक तो कैपिंग के कारण कम पैसा मिलता था, किसान को पैसा ज़्यादा जमा कराना पड़ता था और जो बीमा का जो क्लेम था, किसान जो क्लेम करते थे तो वो भी मिलने में काफ़ी समय लगता था। हमने किसान भाई को पता है कि वो जो उनका नुकसान होता था वो क्लेम करते थे तो इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता था उसमें काफ़ी समय लग जाता था, काफ़ी उसमें देरी हो जाती थी। तो उसको कम करने के लिए सरकार ने इस योजना में, प्रधानमंत्री फसल योजना में, इसको अगर किसान भाई का कोई नुकसान होता है तो उसका फोटोग्राफ लेकर स्मार्टफोन के जरिए सर्वर पर डाउनलोड कर दिया जाता है जिससे तुरंत उनको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा ड्रोन से भी इसका और सैटेलाइट से भी इसका सर्वे करके उस पर भी काम चल रहा है कि उससे भी करके हम लोग इसको और त्वरित गति से किसानों को फ़ायदा दे सके। तो इसमें किसान को काफ़ी अब सुविधा दिया जा रहा है
कैपिंग नहीं है, कई तरह के जो जोखिम है, सारे जोखिम इसमें सम्मिलित किए गए हैं। बीमित राशि कम है, बीमित राशि अधिक है, लेकिन किसान का जो उसमें भागीदारी है, जो जमा करना पड़ता है, वो पैसा काफ़ी कम है। इसके अलावा किसान को इसमें जो क्लेम है, वो जो नुकसान होता है, सभी तरह के नुकसान को सम्मिलित किया गया है। जैसे आपको ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, ओला पड़ जाता है, अतिवृष्टि है, या फिर आपको आग लग जाता है, या फिर आपको सूखा पड़ जाता है, या फिर कीटनाशक से नुकसान होता है, कीट से नुकसान होता है, या फिर रोग से नुकसान होता है पौधों को, या फिर आपको जल भराव हो जाता है, ज़मीन खिसक जाती है। तो तमाम तरह के जो जोखिम है वो सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो काफ़ी लाभदायक है, और इसका फ़ायदा किसान भाई निश्चित रूप से उठावें। इसमें क्या है कि जो किसान केसीसी लिए हुए हैं उनको तो डायरेक्ट बैंक के तरफ से ही उनका जो शेयर है वो कट के चला जाएगा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को, और उनके फसल का बीमा हो जाएगा। लेकिन जो केसीसी धारक किसान हमारे नहीं हैं उनको कराना पड़ेगा, और उसके लिए हम तो सजेस्ट यही करेंगे कि जो भी केसीसी नहीं लिए हुए हैं सारे किसान केसीसी ले, जिससे केसीसी का फ़ायदा भी उनको मिलेगा, साथ ही साथ उनके फसल का बीमा भी हो जाएगा, और जो अगर नुकसान होता है तो उनका नुकसान का भरपाई सीधे उनके खाता में चला आएगा। लेकिन जो भाई किसान भाई हमारे केसीसी नहीं लिए हुए हैं उनसे निवेदन है कि फसल जब लगाते हैं उसके पहले ही आप किसी भी बैंक के माध्यम से, या जो एजेंट है इंश्योरेंस कंपनी का, उसके माध्यम से आप फसल बीमा करा सकते हैं, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ले सकते हैं। तो यही हमारा निवेदन है कि इस योजना का किसान भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और आप लाभ लीजिए, और अपने फसलों को सुरक्षित रखने में आप अपने आप को सक्षम रख सकते हैं। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते आप हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।